हेलो एवरीवन, मैं शिव शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 3 जो कि योगा एंड लाइफस्टाइल है। क्लास 12 का ये हमारा चैप्टर है और इसका पार्ट 1 आज हम करेंगे। कौन सा करेंगे? पार्ट 1 करेंगे। ठीक है, 2 पार्ट में इस चैप्टर को हम खत्म करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्पेशली अगर हम बात करें कि जो प्रैक्टिकल आपके होते हैं क्लास 12 के बोर्ड के, उसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इसी चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं वो सब मैं आपको आज बताने वाला हूं। और साथ ही साथ जो आपकी थ्योरी होती है 70 मार्क्स की, उसमें जो ये अपना चैप्टर आता है तो उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी इस चैप्टर से, वो सब चीजें आज मैं आपको बता दूंगा। बट हाँ, फिर मैं ये बोलता हूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बिना देरी के इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं। और इससे पहले 2 हमारे जो चैप्टर है प्लानिंग एंड स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, वो मैं आपको पूरा करा चुका हूं। आपको वीडियोस मिल जाएंगे मेरे चैनल पे और उन्हीं वीडियोस के नीचे आपको उनके नोट्स मिल जाएंगे। बाकी हाँ, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं डीएम करके। और कोई बुक्स चाहिए या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई से रिलेटेड तो आप फ्रीली आराम से पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। देखिए, सबसे पहला जो हमारा वर्ड इसमें लिखा है वो है योगा एंड लाइफस्टाइल। तो योगा और लाइफस्टाइल ये 2 वर्ड आ रहे हैं। तो इन दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। आपने क्लास 11th में योगा चैप्टर था जो हमारा 5th था, वो आपने पढ़ रखा है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप सारे बच्चों को योगा की डेफिनेशन क्लियर होगी। क्या थी योगा की डेफिनेशन? योगा एक संस्कृत वर्ड से बना है। उस संस्कृत वर्ड का नाम क्या है? युज। युज एक संस्कृत वर्ड है जिससे हमारा योगा डिफाइन हुआ है या फिर बना है, हम बोल सकते हैं। अब इस वर्ड का मतलब होता है ज्वाइन। क्या होता है? ज्वाइन। अब बात करते हैं यार, इस वर्ड का मतलब तो ज्वाइन है। अब ज्वाइन 2 चीजें होती हैं, कोई भी एक चीज अपने आप में ज्वाइन नहीं होती ना। अब ये पेन है, ये अपने आप में ज्वाइन नहीं होगा ना। इसकी कैप अगर हम इसमें ज्वाइन करेंगे तब ये ज्वाइन हुआ, मींस 2 चीज मिलके ज्वाइन होती हैं। तो इसमें कौन सी 2 चीजें ज्वाइन हो रही हैं? देखिए सिंपल सी बात है, इसमें 2 चीजें ज्वाइन हो रही हैं। एक हो रहा है गॉड, जिसको हम भगवान बोलते हैं, ठीक है, और एक होती है अपनी आत्मा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोल। तो हमारा जो गॉड है और जो सोल है वो जब आपस में मिलते हैं तो वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? योगा कहलाती है। ये डेफिनेशन किसने दी थी? ये डेफिनेशन पतंजलि ने दी थी। तो डेफिनेशन आप क्लियरली सुन लीजिए। अ डेफिनेशन गिवन बाय पतंजलि इज दैट योगा इज अ वर्ड विच इज डिराइव फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड यूज, जिसका मतलब होता है ज्वाइन। और इसका अगर कंप्लीटली हम बोले, योगा इज अ यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। ठीक है, योगा क्या है? योगा यूनियन है आत्मा और परमात्मा का। आत्मा क्या होती है? सोल होती है। परमात्मा क्या होता है? गॉड होता है। जब आत्मा और परमात्मा एक जगह आके मिल जाते हैं, उस यूनियन को हम क्या बोलते हैं? उस यूनियन को हम योगा बोलते हैं। आई होप आपको योगा क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल की। ठीक है, तो लाइफस्टाइल क्या होता है? सिंपल सी बात है, लाइफस्टाइल इज अ वे ऑफ लिविंग। जो भी आपकी दिनचर्या है, आपकी जिंदगी जीने के तरीके हैं, आपकी जो आदतें हैं, वो आपकी एक लाइफस्टाइल है। लाइक किसी की लाइफस्टाइल है कि मॉर्निंग में सुबह उठता है और अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह करता है, फ्रेशन अप होता है, अच्छे से खाना खाता है, पढ़ाई करता है और रात के 10 बजे सो जाता है। और एक हमारे ये वैदिक है जो ये सुनता ही नहीं है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से वो रात के 12-12, 1-1 बजे सोता है, नेटफ्लिक्स पे पूरी मूवीज देख लेता है, पढ़ाई तो ये बिल्कुल करता नहीं है। तो इसकी लाइफस्टाइल कैसी हुई? इसकी लाइफस्टाइल अनहेल्दी हुई। और जो बच्चा सुबह जल्दी उठ जाता है, पढ़ाई करता है और जल्दी सो जाता है, पबजी नहीं खेलता है, तो वो कौन सा बच्चा हुआ? वो मम्मी पापा के लिए सबसे अच्छा बच्चा हुआ। और उसकी हेल्थ कैसी रहेगी? उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। मींस जो वो बच्चा है उसकी एक हेल्दी और अच्छी लाइफस्टाइल है। और ये वैदिक है, ये ढीट हो गया है। इसकी जो लाइफस्टाइल है लॉकडाउन के दौरान जो उसकी चल रही है वो कैसी है? वो बेकार और अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। तो ऐसे ही हम लाइफस्टाइल को डिवाइड कर देते हैं, या फिर हम बोले लाइफस्टाइल इज अ वे ऑफ लिविंग योर लाइफ। आप कैसे भी जिए वो आपकी एक तरह की लाइफस्टाइल बन जाती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे आ रही है, आप देख सकते हैं। अब आपको दोनों वर्ड क्लियर हो गए कि योगा क्या है और लाइफस्टाइल क्या है। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा।
तो आई होप आप सबको पता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ योगा मीन्स योगा के क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आप क्या लिख सकते हैं, इट हेल्प इन डेवलपिंग कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन करने में हेल्प करता है, बॉडी शेपिंग में हेल्प करता है, आपके ऑर्थोपेडिक कोई भी प्रॉब्लम है उनको ठीक करने में हेल्प करता है, माइंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छे से काम करे उसको इंप्रूव करता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इंप्रूव करता है, आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इंप्रूव करता है, आपका ब्लड फ्लो अच्छा करता है, आपका डायबिटीज कंट्रोल में रखता है, आपका ओबेसिटी को कम करता है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, आप लिख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंस आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप वहां से भी देख के लिख सकते हैं। ओके, तो दो टॉपिक मैंने आपको बता दिए। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है आसन्स एज प्रिवेंटिव मेजर्स। तो देखिए आसन्स एज प्रिवेंटिव मेजर्स को जानने से पहले हम सबको ये जानना है कि आसन क्या होते हैं। ये थोड़ा जान लेते हैं ना कि आसन क्या होते हैं। देखिए आसन आपकी वो स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आप अपनी बॉडी को एक पोजीशन में होल्ड करते हैं, ठीक है, और अपने आप को उस पोजीशन में स्टेबल रखते हैं, अपनी बॉडी को उस पोजीशन में स्टेबल रखते हैं और अपने माइंड को पोज करते हैं। पोज मतलब शांत करते हैं, काम करते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो ये चीज आपकी क्या है, आसन है। तो क्लियरली दोबारा बता देता हूं, आसन आर द स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज इन विच वी hold our body in a position or make our body stable and pose our mind। ठीक है, क्लियर हो गया आसन क्या होता है। अब हम बात करते हैं आसन के टाइप्स की। बहुत बच्चों को नहीं पता होगा ये चीज, आपकी बुक में है और टीचर्स नहीं भी पढ़ाते हैं ये चीज, तो आपको बता देता हूं आसन के टाइप्स क्या होते हैं। देखिए आसन के 3 टाइप होते हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। मेडिटेटिव आसन, और इसको हम रिलैक्सिव आसन भी बोलते हैं। एक आपका कल्चरल आसन हो गया और एक आपका थेरेपेटिक आसन हो गया, ठीक है। तो इनसे आपको क्या पता चल रहा है कि इनमें से कौन कौन से आसन आपके किस काम आते हैं। तो देखिए ये वाला जो पहला आपका आसन है इसमें मेडिटेटिव आसन लिखा है या फिर रिलैक्सिव आसन लिखा है। तो ऑल द आसन विच आर रिलेटेड टू योर माइंड, लाइक आप ओम चैंटिंग करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा आसन है, वो आपके माइंड को रिलैक्स करता है, आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, तो वो आपका रिलैक्सिव आसन में आ जाता है। मीन्स जो आपको मेडिटेटिव आसन और रिलैक्सिव आसन है, ये वो वाले आसन है जो हमारी माइंड को रिलैक्स करते हैं, हमें कंसंट्रेशन करने में हेल्प करते हैं, और हम बोले तो हमारी मेंटल एक्टिविटीज को इंप्रूव करते हैं। आई होप क्लियर हो गया, मेंटल एक्टिविटीज को इंप्रूव करते हैं। अब बात करते हैं कल्चरल आसन की। तो देखिए ये नॉर्मल आसन है जो हर बच्चा, हर बड़ा, हर बूढ़ा करता है। ये नॉर्मल आसन किस लिए करे जाते हैं, कि अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। तो कल्चरल आसन हमारे वो आसन होते हैं जिसमें हम अपनी बॉडी को फिट रखते हैं, ठीक है। बॉडी को फिट रखने के लिए जो आसन होते हैं वो कल्चरल आसन होते हैं। और इसके बाद में ये थर्ड आसन जो हमारा है, तो इसमें देखिए आपकी वर्ड पढ़ लीजिए, इसी से आपको समझ आ जाएगा। इसका मतलब है थेरेपीज। तो थेरेपीज हम क्यों देते हैं, किसी भी पर्सन की हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। तो ये आसन हमारे वो आसन होते हैं जिसमें हम किसी भी पर्सन की हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, या फिर क्योरिंग ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ दिस आसन। आप इतना लिख सकते हैं। आई होप आपको आसन क्लियर हो गया होगा, आसन के तीनों टाइप क्लियर हो गए होंगे। ये हमारी मेंटल एक्टिविटी अच्छी करता है, ये हमारी बॉडी फिट करता है, और ये क्या करता है, हमारी जो हेल्थ प्रॉब्लम है उनसे हमें क्योर करता है या फिर ठीक करता है। आई होप इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आसन में एक पॉइंट और लिखना है आपको जब भी ये आसन डिफाइन करने के लिए आएगा, कि आसन हमारे कितने टाइप से होते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर 2 ही टाइप से होते हैं। नहीं बेटा, 2 टाइप से नहीं होते हैं, वो होते हैं 4 टाइप से। कौन कौन से टाइप होते हैं, सबसे पहला स्टैंडिंग हो गया, दूसरा आपका हो गया कौन सा, सिटिंग हो गया। ये कॉमनली है, सबको पता है, ठीक है। इसके बाद में जो तीसरा आता है वो आपका है प्रोलाइन। कौन सा है, प्रो, PROLINE, ये है प्रोलाइन। और एक है आपका स्पाइन, लाइन, इसके आगे लिख लेंगे लाइन, LAYING, ठीक है, लाइन हो गया। तो आई होप इतना क्लियर हो गया। अब इनका मतलब क्या है, देखिए स्पाइन लाइन लिखा है, मीन्स
आप अपनी पीठ के बल लेटे हैं। लाइक अगर मैं वैदिक को बुलाऊं तो वैदिक ये खड़ा है, ठीक है, ये तो उसका हो गया स्टैंडिंग पोज या फिर स्टैंडिंग आसन हो गया। अब वो बैठ गया, ठीक है, ये बैठ गया तो ये क्या हो गया, ये इसके सिटिंग आसन हो गए। अब वो लेट गया अपनी पीठ के बल, ये पीठ के बल लेट गया ना, ये इसकी स्पाइन है तो ये हो गया उसका स्पाइन लाइंग आसन। और अगर वो अपने पेट के बल लेट गया, ठीक है, ऐसे लेट गया पेट के बल, तो वो क्या होगा, वो होगा प्रोलाइन आसन। आई होप आपको चारों टाइप क्लियर हो गए होंगे आसन के कि हमारे 4 टाइप क्या क्या हैं। तो आसन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, आपको योगा क्लियर हो गया, आपको लाइफस्टाइल क्लियर हो गया और इंपॉर्टेंस ऑफ योगा भी क्लियर हो गए। तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे जो कि आसन्स एज प्रिवेंटिव मेजर्स है। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स जो वर्ड है ये क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इस प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब क्या है, चलिए ये जानते हैं, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये लाइन गलत है, ए नहीं होगा, YING होगा, ठीक है, गलत हो गया। तो देखिए जो हमारा प्रिवेंटिव मेजर्स है इसका ये मतलब है कि आसन हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं और उनसे क्योर करते हैं, ठीक है। अगर हमें पता है कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है तो मैं उस रोड पे नहीं जाऊंगा ना, तो मेरे को पता है कि अगर मैं ये आसन करूंगा तो मेरे को हार्ट की क्रॉनिक डिजीज नहीं होगी, तो मैं अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अच्छा कर सकता हूं, तो क्यों ना मैं वो आसन करूं। तो वो आसन हमारा एक तरह से क्या हो गया, वो आसन हमारा एक तरह से प्रिवेंटिव मेजर हो गया कि अगर किसी को थोड़ी बहुत हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर वो कोई एक आसन कर रहा है तो उसकी जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगी, वो क्रॉनिक स्टेज में नहीं जाएगी और धीरे धीरे उसकी हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो रही है। तो ये मतलब होता है हमारा आसन्स एज प्रिवेंटिव मेजर्स का। तो इसमें लिखना क्या है, तो सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप सबको पता है, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ये सबको पता है। तो उन ऑर्गन्स को इंप्रूव करना या फिर उन प्रॉब्लम्स को क्योर करना, ये हमारा आसन्स एज प्रिवेंटिव मेजर्स में लिखा जाएगा। तो सबसे पहला आप इसमें क्या लिख सकते हैं, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं। इसके आगे लिखेंगे आसन हेल्प इन क्योरिंग एंड प्रिवेंटिंग द ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम ऑफ एनी पर्सन। इतना आप लिख के छोड़ दीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद में आप डाइटिंग प्रॉब्लम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप इम्यून सिस्टम बूस्टिंग लिख सकते हैं कि आप आसन की हेल्प से अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसके बाद आप अपना इंप्रूव बॉडी सिस्टम लिख सकते हैं कि हमारी बॉडी सिस्टम को आसन इंप्रूव करता है। माइंड रिलैक्सेशन लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं, आपके पास स्क्रीन पे भी आ रही है, आप देख सकते हैं। एक छोटे से हिंट देता हूं, जो आप इंपॉर्टेंस में लिख सकते हैं ना, थोड़ा थोड़ा एक आध पार्ट वहां से लेके आप यहां लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, वो क्या है वो देख लीजिए। वो ये 5 चीजें लिखी हैं, वो क्या है, सबसे पहली है ओबेसिटी, डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरटेंशन और बैक पेन। तो इन 5 लाइफस्टाइल डिजीजेस के बारे में आपको पढ़ना है। मैंने लाइफस्टाइल पे क्यों जोर दिया, क्योंकि ये वो 5 लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है और इन्हीं के बारे में आपको अपने प्रैक्टिकल में लिखना होगा। आई होप क्लियर हो गया। तो चलिए एक एक करके जानते हैं इनमें हम क्या क्या चीजें जानेंगे। हम ओबेसिटी होती क्या है ये जानेंगे, इसके सिम्टम क्या हैं ये जानेंगे और इसके कॉजेस क्या हैं कि ओबेसिटी होती क्यों है। ये 3 चीजें हम हर एक आपकी लाइफस्टाइल डिजीज में जानेंगे। तो सबसे पहले ओबेसिटी। तो देखिए ओबेसिटी आप सबको पता है, लॉकडाउन में हर कोई मोटा हो गया है, ठीक है, तो उसी को हम एक तरह से ओबेसिटी कहते हैं। अगर हम इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ओबेसिटी इज अ कंडीशन ऑफ आवर बॉडी इन विच एक्सेस फैट स्टोर इन आवर बॉडी इनसाइड द स्किन, ठीक है, हमारी स्किन के अंदर बहुत सारा फैट एक्युमुलेट हो जाता है या फिर स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या होती है, हमारी बॉडी ओवर वेट हो जाती है या हमारी बॉडी का जो वेट है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो समझ आ गया ओबेसिटी क्या होता है। ओबेसिटी एक वो कंडीशन होती है हमारी बॉडी की जिसमें हमारी स्किन के अंदर एक्सेसिव फैट स्टोर हो जाता है और उस फैट के स्टोर होने से क्या होता है, हमारी बॉडी वेट बढ़ जाता है। और किसी भी पर्सन की हम ओबेसिटी को कैसे चेक करते हैं कि कोई भी पर्सन नॉर्मल वेट है,
अंडरवेट है, ओबेस है, ओबेस क्लास 1 है, ओवरवेट है। तो ये आप मेरे को बताएंगे कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा या फिर उसका फुल फॉर्म ही लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आई थिंक आपको ओबेसिटी क्लियर हो गया होगा क्या है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो देखिए, ओबेसिटी के कुछ ही सिम्टम्स हैं, आप सबको पता भी होंगे। सबसे पहला, टायर्डनेस इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में बहुत टायर्डनेस आ जाती है, बहुत आलस आ जाता है, ठीक है। सेकंड चीज आप क्या लिखते हैं कि आप जो फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं ना, पहली बात तो आप अवॉइड करते हैं, डिक्लाइन करते हैं करने से, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत टायर्ड होती है, और अगर आप करते भी हैं तो वो इफिशिएंसी नहीं आती है। लाइक वो आप कह सकते हैं वो आप मजे से काम नहीं कर पाते हैं, या फिर आपका वो आउटपुट नहीं निकल पाता है वहां पर। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद में आपकी जो फिजिकल फिजिक है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है, हम बोले आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल खराब हो जाती है। आई होप आपको सिम्टम क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं ओबेसिटी के किस चीज के बारे में, कॉजेस के बारे में। तो सिंपल सा एक ही कॉजेस है, आपको भी पता है, ओवर ईटिंग। तो जब भी आप ओवर ईटिंग करते हैं तो सिंपल सी बात है, आपका वेट बढ़ जाएगा, और आप वर्कआउट नहीं करते हैं तब भी आपका वेट बढ़ जाएगा। तो दो बता दिए, ओवर ईटिंग और डूइंग लेस वर्कआउट और नो वर्कआउट, ठीक है, ये हो गया। तीसरी चीज, ड्रिंकिंग एल्कोहल, स्मोकिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके क्या होगी, कॉजेज हो गए ओबेसिटी के। तो चलिए अब डायबिटीज पे आते हैं, जो कि हमारा सेकंड लाइफस्टाइल डिजीज है। तो डायबिटीज नाम सुनते ही आपके माइंड में एक वर्ड आ गया होगा, इंसुलिन। तो देखिए, इंसुलिन और डायबिटीज का एक वही रिश्ता है जैसे एक पति पत्नी का होता है। कैसे सर? देखिए, अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, एक इक्वल अमाउंट में प्यार करते हैं, तो रिश्ता अच्छा बना रहता है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे ही अगर इंसुलिन अपना काम अच्छे से करता है, एक अच्छी अमाउंट में हमारी बॉडी में बना रहता है, तो हमें डायबिटीज होती ही नहीं है। और वहां प्यार कम हुआ तो पति पत्नी में लड़ाई हुई, और यहाँ इंसुलिन कम हुआ तो पर्सन को डायबिटीज हो गई। इतना क्लियर हो गया। देखिए, मैं आपको बताता हूँ डायबिटीज होती कैसे। देखिए, जो भी आप खाना खाते हैं वो आपके पेट में जाता है, आपके स्टमक में जाता है, वहां वो डाइजेस्ट होता है, वहां वो प्रोसेस होता है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में वो ग्लूकोज की फॉर्म में अपनी सारी बॉडी में जाता है। तो हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो कौन सा है, वो आपका है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स या फिर हम बोले ब्लड स्ट्रीम्स, तो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज जा रहा है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए, ठीक है। पर हमारे जो डिफरेंट बॉडी पार्ट हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी पार्ट ग्लूकोज के फॉर्म में, या फिर हम उसको शुगर बोल सकते हैं, शुगर के फॉर्म में कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उस ग्लूकोज और उस शुगर को क्या किया जाता है, जो हमारी बॉडी का पेनक्रियास एक ऑर्गन है, आप सबको पता है, वो इंसुलिन सिक्रीट करता है, और वही इंसुलिन जाके उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वही एनर्जी हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स लेते हैं। इतना क्लियर हो गया प्रोसेस। अब देखिए, अगर इंसुलिन कम हुआ तो जो ग्लूकोज या फिर शुगर हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में है वो बढ़ जाएगा। जब वो बढ़ जाएगा तो हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एनर्जी नहीं ले पाएंगे। तो यही वो कंडीशन होती है हमारी बॉडी की जिसमें हम बोल देते हैं कि किसी भी पर्सन को डायबिटीज हुई है। कैसे हुई है? क्योंकि इसके जो ब्लड स्ट्रीम्स हैं उसमें शुगर का लेवल बढ़ गया है, और वही शुगर एज एनर्जी की फॉर्म में हमारे बॉडी पार्ट्स नहीं ले रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि हमारी ब्लड वेसल्स में अगर शुगर का लेवल बढ़ जाता है और इंसुलिन का लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो वो पर्सन डायबिटिक कहला दिया जाता है। आई होप आपको डायबिटीज क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं डायबिटीज को ट्रीट कैसे करते हैं। आप सबको पता है इंसुलिन के इंजेक्शंस लिए जाते हैं। मींस हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी है तो हमने इंसुलिन के इंजेक्शन ले लिए तो वो पर्सन कि डायबिटीज का जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? जो शुगर लेवल बढ़ गया था वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, वो एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारी बॉडी प्रॉपर्ली वर्क करेगी। आई होप थोड़ा सा लंबा हो गया पर डायबिटीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक एक पॉइंट आपको कैसे लिखना है आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स कि सिम्टम्स क्या होते हैं किसी भी पर्सन को डायबिटिक होता है तो देखिए सबसे पहला सिम्टम इसमें आता है कि आपको फेटनिंग होने लगेगी, मींस आपको चक्कर आने लगेंगे। सेकंड, आपको विजन, अच्छा विजन नहीं मिलेगा, आप अच्छा देख नहीं पाएंगे आप, ठीक है। तीसरा आप क्या लिख सकते हैं इसमें आप लिख सकते हैं कि आपका जो वेट लॉस है वो बहुत ज्यादा वेट लॉस आपका हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद में आप एक्सेसिव थ्रस्ट लिख सकते हैं कि आपका गला बहुत ज्यादा सूख जाएगा, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपके सिम्टम्स हैं। अब बात करते हैं डायबिटीज के कॉजेस की। तो डायबिटीज के कॉजेस सिंपल से हैं।
क्या है, ओवरवेट अगर कोई भी पर्सन होगा तो उसको डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं, अगर वो सोडा ज़्यादा पीता है तो डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं, अगर वो स्मोकिंग करता है तो डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं, अगर वो कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा अमाउंट में पीता है तो उसको डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। तो आई होप आपको डायबिटीज क्लियर हो गया होगा, सिम्टम्स क्लियर हो गए होंगे एंड कॉजेस क्लियर हो गए होंगे। डायबिटीज इतना अच्छे से क्यों समझाया था, क्योंकि डायबिटीज एक वो टॉपिक है जो आपके प्रैक्टिकल में और आपकी कॉपी में पूछ लिया जाएगा थ्योरी वाले एग्जाम में, ठीक है। अब चलिए आते हैं अस्थमा पे। तो अस्थमा आप सबको पता है एक हमारा वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। इसमें होता क्या है, इसमें जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है ना वो स्वेलअप हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लीजिए, ये आपका एक रेस्पिरेटरी ट्रैक है, बीच में से ये हॉलो है, ठीक है। अभी ये नॉर्मल है, हवा अच्छे से जा रही है, पर यही चीज अगर सूज जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी तो क्या होगा, आपका ये जो होल है ये छोटा हो जाएगा और जो एयर की क्वांटिटी पहले जा रही थी वो अब नहीं जा पाएगी, और अगर एयर जाएगी भी तो इस पाइप के वॉल्स पे लगेगी जिससे आपको पेन होगा। तो यही कंडीशन होती है अस्थमा की, किसी भी पर्सन का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो स्वेलअप हो जाता है और ये क्रॉनिक लंग्स डिजीज होती है आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की, इसमें होता क्या क्या है। देखिए सिम्टम में सबसे पहला सिम्टम आप इसमें लिख सकते हैं कि कफिंग, आपको खांसी आती है, ठीक है। सेकंड आप लिख सकते हैं इसमें शॉर्ट ब्रेथनिंग, आपको जो सांस लेते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है, बहुत कम ब्रेथ आपके अंदर जाती है, क्योंकि आपको पता है पाइप स्वेलअप हो जाता है तो सांस अंदर कम ही जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आप क्या लिख सकते हैं, आपका जो चेस्ट होता है वो टाइटनिंग, टाइट होने लगता है, आपको लगता है कि आपके लंग्स को जकड़ लिया है। ये क्यों जकड़ लिया है, क्यों लगता है, क्योंकि डस्ट के द्वारा जो भी पोलन ग्रेन्स होते हैं इन वजह से आपको ये लगता है कि आपके चेस्ट को जकड़ लिया है। तो अगर हम इनके कॉजेस की बात करें तो सिंपल से कॉजेस है, सिम्टम समझ आ गए होंगे। कॉजेस की बात करें तो जेनेटिक भी हो सकता है और सबसे बड़ा कॉजेज है पॉल्यूशन। हम जो पॉल्यूशन में रह रहे हैं आजकल, इसकी वजह से बहुत लोगों को अस्थमा हो रहा है और क्रॉनिक भी हो रहा है और इससे बहुत ज्यादा डेथ्स भी हो रही हैं। आई होप आपको अस्थमा क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइफस्टाइल डिजीजेस की, जो कि है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन बहुत ही इजी है, आप सबको पता है। आप सबने एक वर्ड सुना होगा ब्लड प्रेशर, क्या सुना होगा, ब्लड प्रेशर, बीपी। तो आप सबको पता है एक होता है हमारा बीपी जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर होता क्या है, लाइक ये आपकी कोई भी वेन है या फिर कोई भी आपकी ब्लड स्ट्रीम है, इसके अंदर आपका ये ब्लड फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, ये आपका खून फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसमें जो ये हमारा ब्लड है ना, ये हमारे ब्लड वेसल्स पे जो आउटसाइड को फोर्स लगाता है, क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। ऐसे पानी बहता है ना तो पाइप के वॉल्स पे फोर्स लगाता है, वैसे हमारा ब्लड भी फोर्स लगाता है। तो ये जो फोर्स लगा रहा है ना, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, बीपी, ब्लड प्रेशर। तो किसी भी नॉर्मल इंसान का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, आप सबको पता है 120/80। ये किसी भी नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर होता है। एक हमारा होता है लो बीपी, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं। हाइपरटेंशन का दूसरा नाम है हाई बीपी या फिर हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो हाई ब्लड प्रेशर की रेंज कहां से स्टार्ट होती है, 140/90। अगर किसी भी पर्सन का ब्लड प्रेशर 140/90 है तो वो हाई बीपी कंडीशन में आ गया है, या फिर इससे प्लस है तब भी वो हाई बीपी कंडीशन में है। आई होप क्लियर हो गया। मींस जो ये ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, अगर वो प्रेशर हमारी ब्लड वेसल्स पे इतना या इससे ज्यादा लगाता है तो वो कंडीशन हाइपरटेंशन कंडीशन कहलाती है। अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की तो हमारी नोज से ब्लीडिंग होने लगती है, नाक से खून निकलने लगता है, हमारा सिर भारी हो जाता है, हमें चक्कर आने लगते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। हमें सांस कम आने लगती है, हमें गुस्सा आने लगता है, एग्रेशन आने लगता है। तो ये क्या है, ये सिम्टम्स हैं हमारे हाइपरटेंशन के। अब बात करें अगर कॉजेस की तो कॉजेस सिंपल है। ओबेसिटी सबसे पहला, ओवरवेट आप लिखेंगे, स्मोकिंग लिखेंगे, ड्रिंकिंग लिखेंगे। ये आपके मेन कॉजेज हैं आपके हाइपरटेंशन के, और आपका जेनेटिक रीजन भी आपका एक कॉज है हाइपरटेंशन का। ओके, आई होप क्लियर हो गए। अब इसके बाद में लास्ट टॉपिक आता है इस क्लास के अपने, जो कि है बैक पेन। तो बैक पेन है क्या, बैक पेन हमारी जो बैक है, बैक में क्या है, स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के आसपास जो मसल्स हैं, नर्व्स हैं, बोन्स हैं, या फिर जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है वेरियस बोन से जोड़ के
बनती है तो उनकी वजह से जो पेन होता है या उनमें जो पेन होता है वो हमारा बैक पेन कहलाता है। आई होप क्लियर ना। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है उसमें अगर पेन होता है या फिर हमारी उसके आसपास की मसल्स में, उसकी वेन्स में, इन सब में पेन होता है तो वो हमारा बैक पेन कहलाता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो सिंपल से सिम्टम्स होते हैं कि आप एक ठीक पोस्चर में बैठ नहीं पाते हैं, आप ठीक से लेट नहीं पाते हैं, आपको चलने फिरने में दिक्कत होती है, आप हैवी वेट नहीं उठा पाते हैं। और रही बात कॉजेस की, तो कॉजेस सेम है आपके कि आपके एक बैड पोस्चर, सबसे बड़ा है बैड पोस्चर। अगर कोई भी बैड पोस्चर आप कंटिन्यू करते रहते हैं तो उसकी हेल्प से भी आपका बैक पेन होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर की वो आज कवर कर ली हैं। अब इसमें बचा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं इनके जो भी योगा हैं वो बचे हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।